हेलो बच्चों, मैं आप सभी का अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम और आप आज क्यों जुड़े हैं? सर, हम तो यहाँ पे पढ़ने आए हैं। बच्चों, हम यहाँ पे सिर्फ पढ़ने ही नहीं आए, बल्कि साथ ही साथ मैं आपको लाइफ के कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगा जो आपको इस कोर्स के दौरान आपको बहुत हेल्प करेगा। वो कैसे सर? बच्चों, सिर्फ सब्जेक्ट की नॉलेज होना इनफ नहीं होता। सब्जेक्ट की नॉलेज के साथ साथ हमें कुछ ऐसी बातें भी पता होनी चाहिए जो हमारी लाइफ में आगे चल के हमारी हेल्प करेगी। तो सर, आप हमारी कैसे हेल्प करोगे? बच्चों, जो मैं आपको क्लास दूंगा वो सिर्फ लिमिटेड सब्जेक्ट की नहीं होगी। सब्जेक्ट के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जो आपको प्रोफेशनल कोर्स में आपको हेल्प करेगी। जैसे लेट्स से एग्जांपल, जैसे ऑडिट, जब हम आगे जाके आईपीसीसी लेवल में जाएंगे तो क्या होगा, फाइनल में जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, ट्रेनिंग कैसे करनी है, ठीक है, अलग अलग तरह की बातें। सर, लेकिन सबसे पहला एक प्रॉमिस चाहिए मुझे आपसे कि आप जो भी मैं आपको क्लासेस दूंगा आप उसे बहुत ही ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे, मुझसे डाउट्स पूछेंगे, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और जो भी टेस्ट सीरीज कंडक्ट होंगी आप उसको प्रॉपर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में थोड़ा गाइड करना चाहूँगा। बच्चों, सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा पेपर नंबर 4 और सब्जेक्ट का नाम क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। सर, ये तो दो सब्जेक्ट है। हाँ बच्चों, ये बेटा दो सब्जेक्ट है, वन इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड वन इज बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। सर, एक पेपर में दो सब्जेक्ट? हाँ बेटा, एक पेपर के अंदर आपको दो सब्जेक्ट कवर करने हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है। लेकिन जो सिलेबस है उसको हमें बिल्कुल ही क्लैरिटी के साथ स्टेप बाय स्टेप करना है। सर, हम कैसे करेंगे? बच्चों, हम जो भी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे उस लेक्चर को आपको देंगे, आपको उस लेक्चर को व्यू करना है, सेल्फ स्टडी करनी है, उसके बाद डाउट्स लेने हैं। जब आप मेरे से डाउट्स लेंगे तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपके सॉल्व किए जाएंगे, प्लस जो मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराऊंगा उससे आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो जाएगी कि पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस टाइप के आएंगे। जब मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा एमसीक्यू की, उसके बाद जैसे ही चैप्टर खत्म होगा टेस्ट सीरीज भी ली जाएगी। हर चैप्टर के फिनिश होते ही टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। तो जब वो टेस्ट कंडक्ट होगा आपको पूरी ईमानदारी के साथ वो टेस्ट देना है। जो मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराऊंगा लगभग वो उसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आपने क्लास में ध्यान से पढ़ाई करी होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी, रीडिंग लगाई होगी, आप आराम से उस टेस्ट को क्लियर कर लोगे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं अपने सिलेबस के ऊपर, ठीक है। अच्छा, एक बात और बच्चों, हमारा जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है, सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे आपको कुछ भी लिखना नहीं है, आपको सिर्फ 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस पे टिक करना है। ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस। बच्चों, जो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये हमारा टोटल 60 मार्क्स का है, ठीक है।
और इसमें टोटल हमारे 5 यूनिट्स हैं। यूनिट नंबर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है बच्चों। सेकंड बिजनेस साइकिल्स। थर्ड थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। फोर्थ हमारा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। एंड फिफ्थ बच्चों हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ठीक है बच्चों। अब ये 5 यूनिट जो है इसके अंदर फर्दर चैप्टर्स भी हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम एक एक यूनिट करेंगे उसके अंदर क्या क्या चैप्टर्स है, क्या क्या कंटेंट है, मैं आपको कराता रहूँगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो सेकंड हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में टोटल हमारे 6 चैप्टर्स हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू BCK। सेकंड है बच्चों आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। थर्ड है आपका बच्चों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ है आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस एंड सिक्स्थ वन इज कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, ठीक है बच्चों। चलो तो हम अब स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट की नॉलेज ले लेते हैं कि सब्जेक्ट है क्या। जो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ठीक है, उसमें आपको मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करनी है, ठीक है बच्चों। जैसे कि आप चैप्टर से भी देख सकते हैं, आपका जो मेनली कंटेंट है इसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला है, ठीक है, जो आपने 11th क्लास में अपने कवर किया, ठीक है। और सेकंड है हमारा बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। ये हमारा मेनली है बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड, ठीक है बच्चों। चलो सबसे पहली बात, वाई शुड वी स्टडी इकोनॉमिक्स, ठीक है बच्चों। इकोनॉमिक्स क्यों है हमारे सिलेबस में, क्या रोल है इकोनॉमिक्स का हमारी लाइफ में। बच्चों हम जो भी करते हैं कहीं ना कहीं उसका जो इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में पड़ता है, वो इकोनॉमिक्स बताता है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे बच्चों सपोज आप पढ़ने के लिए दिल्ली गए, ठीक है बच्चों। दिल्ली गए, दिल्ली में आपका एक कॉलेज में एडमिशन हो गया, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया, ठीक है। आपको घर वालों ने दिए 10,000 रुपीज, ठीक है बच्चों। 10,000 रुपीज घर वालों ने आपको दिए और आपको बोला इस 10,000 में आपको अपना घर चलाना है, ठीक है बच्चों। ठीक है सर, हम इस 10,000 में मंथ में क्या क्या खर्चे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बच्चों आप क्या देखोगे, चलो वहाँ रहना है आपको, तो सबसे पहले आप एक रेंट पे एकोमोडेशन देखोगे, ठीक है। सपोज रेंट पे आपको घर मिला है, वो है 5,000 पर मंथ, ठीक है। रहने का हो गया। सेकंड, खाना पीना बहुत जरूरी है, ठीक है। सेकंड, फूड में सपोज आपका मंथली खर्चा हो गया 3,000 का, ठीक है। थर्ड बच्चों आप क्या करने गए हो, पढ़ाई करने गए हो, तो आपको बुक्स के ऊपर भी खर्चा करना होगा, ठीक है। बुक्स सपोज 2,000। अब फोर्थ, इन तीनों के अलावा और भी कुछ मिसलेनियस खर्चे होंगे आपके, ठीक है। 1,000 पर मंथ, ठीक है बच्चों। सर क्या ये 10,000 मैं यही खर्च कर सकता था? नहीं,
मैं ये 10,000 कहीं और भी खर्च कर सकता था। जैसे मैं इस 10,000 में मूवी भी देख सकता था, मैं इस 10,000 में शॉपिंग भी कर सकता था, मैं इस 10,000 में मोबाइल भी ले सकता था। ठीक है, मैं इस 10,000 में अपने लिए कोई मिसलेनियस खर्चे जो मैं कर सकता था, लेकिन मैंने प्रायोरिटी यही क्यों दी? मैंने प्रायोरिटी यहां पे इसलिए दी क्योंकि जब भी मेरे को पैसे मिलते हैं तो सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि मेरी बेसिक नीड्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी एक कंज्यूमर होगा वो हमेशा बेसिक नीड को देखेगा। क्या देखेगा बच्चों? बेसिक नीड्स। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बेसिक नीड छोड़ के वो लग्जरीज पे चला जाए। ठीक है बच्चों, ऐसा क्यों हुआ? ये तो हम डे टू डे लाइफ में होता ही है हमारे। एक बात देखो कि आपके फादर को सैलरी मिलती है या सपोज वो बिजनेस से इनकम आती है, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं? सबसे पहले वो देखते हैं कि घर का मेरा खर्चा क्या है। घर का मेरे को रेंट देना है वो देंगे, घर का मेरे को राशन लेके आना है वो लाएंगे। ठीक है, आपकी पढ़ाई की फीस है वो पे करेंगे। तो जो भी जरूरी के खर्चे हैं उसकी लिस्ट पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कितने पैसे बच गए, उससे बाकी की चीज़ें करते हैं। ऐसा ही होता है ना बच्चों? हाँ जी सर, ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो सर ये आप हमें क्यों बता रहे हो? ये तो हमें पता है बच्चों, आपको पता है, ये सब आपकी डेली लाइफ में होता है। लेकिन बच्चों यही तो इकोनॉमिक्स है, यही तो आपकी इकोनॉमिक्स है। इस चीज को मैनेज करना, इस चीज को आपको मैनेज करना, डे टू डे जो रूटीन आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं इसको मैनेज कर रहे हैं हम। ये कौन बता रहा है हमें? ये हमें इकोनॉमिक्स बता रहा है। तभी तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ये हम डेली करते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये इकोनॉमिक्स है। ठीक है, चलो आपको मेरी बात पे बिलीव नहीं हो रहा, ठीक है मत करो, मैं आपको एक और बात बताता हूं, आपको बिलीव हो जाएगा। चल देखो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है बच्चों, हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इससे मैं आपको बता दूंगा इस चैप्टर के स्टार्ट करते ही क्यों इकोनॉमिक्स हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स आया कहां से? इकोनॉमिक्स वर्ड जो डिराइव हुआ ये कहां से हुआ? इकोनॉमिक्स जो वर्ड डिराइव हुआ वो हुआ है आपके ग्रीक वर्ड से। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो वर्ड डिराइव हुआ है वो कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से। कौन सा वर्ड सर? ग्रीक वर्ड का नाम है ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया, ठीक है। ओइकोनोमिया का मतलब क्या है? ये तो सर ग्रीक वर्ड है लेकिन इसका मतलब भी तो बताओ।
इसका मतलब है बच्चों हाउस होल्ड मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है बच्चों, क्या मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट? सर हाउस होल्ड मैनेजमेंट मीन्स सिंपल बेटा, अपने घर के हालात को मैनेज करना, घर की सिचुएशन को मैनेज करना। हमारे घर में कौन मैनेज करता है हर चीज? ज़्यादातर हमारी मम्मियाँ मैनेज करती हैं, ठीक है, हमारे पेरेंट्स मैनेज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बताया था आपको? मैंने यही बताया था जो डे टू डे में रूटीन खर्चे मैनेज करते हो आप, ठीक है, कि आपके खर्चे कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे स्पेंड करने हैं, आपको कहाँ पे खर्चा करना है, कहाँ पे खर्चा नहीं करना। ठीक है, इसे ही बेटा क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये कौन बोल रहा है? ये ग्रीक वर्ड बता रहा है ओइकोनोमिया, जिसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है बच्चों, चलो सर आपने ये तो बता दिया कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। सर लेकिन ये बताओ हमें कि जो इकोनॉमिक्स है ये हमारी लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है? ये तो आपने ये बता दिया हमारी घर की बात, तो क्या हम अपने घर के लिए पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स? नहीं बेटा, घर से तो शुरुआत होती है। ठीक है, शुरुआत तो घर से ही होती है। ठीक है, पहले शुरुआत करी हमने घर से, हमारे होम से, फिर ये जाएगी हमारे बिजनेस से, फिर बिजनेस से हमारी कंट्री लेवल पे इंडिया, ठीक है, और फिर जाएगी ये इंटरनेशनल लेवल पे। तो हमें तो सारे लेवल पे ही पढ़नी है इकोनॉमिक्स, चाहे वो घर के लेवल पे हो, हाउस होल्ड लेवल पे हो, चाहे वो बिजनेस लेवल पे हो, चाहे वो इंडिया के लेवल पे हो, कंट्री लेवल पे हो, या वो इंटरनेशनल लेवल पे हो। ठीक है, समझ में आया सर? अब बच्चों ऐसा तो नहीं है हम घर के लिए पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, हम तो प्रोफेशनल बनने वाले हैं, हम एक सीए बनने वाले हैं। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें तो बिजनेस देखने हैं। ठीक है, हमें तो बिजनेस की ऑडिट्स करनी है। ठीक है, तो बच्चों हमें बिजनेस को समझना पड़ेगा कि बिजनेस में क्या काम होता है, कैसे काम होता है, और बिजनेस को इकोनॉमिक्स कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, इसलिए ही ये सब्जेक्ट आपका पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट ने दिया है। ठीक है बच्चों, हमारी जो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है वो कैसे आपके रियल लाइफ में आपको रियल चैलेंजेस कैसे देगा वो आपको समझना है। ठीक है बच्चों, चलो बिजनेस में कैसे, बिजनेस में जैसे कोई भी हमें डिसीजन मेकिंग करनी है, कोई भी हमें डिसीजन मेकिंग करनी है उसके लिए इकोनॉमिक्स यूज होती है। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, लॉ ऑफ डिमांड आपने पढ़ा है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट विद द इंक्रीज इन प्राइस देयर इज अ फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड, एंड विद द फॉल इन प्राइस देयर इज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है बच्चों, यही कहता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो बच्चों एज अ बिजनेसमैन क्या हमें ये पता नहीं होना चाहिए कि अगर हम प्राइस को कम करेंगे तो हमारी डिमांड बढ़ सकती है, और अगर प्राइस को बढ़ाएंगे तो हमारी डिमांड कम हो सकती है? पता होना चाहिए। सर ये तो बेसिक सी बात है, ये तो हमें पता ही है। पता है तभी तो पढ़ रहे हैं। आपको पता है लेकिन ये नहीं पता कि ये इकोनॉमिक्स ही है, इसलिए। ठीक है,
अच्छा, आपने होम लेवल पर बताया, घर की बात, घर की मैनेजमेंट की बात बताई, बिजनेस की मैनेजमेंट की बात समझ में आती है सर, देश की मैनेजमेंट की बात, कंट्री की मैनेजमेंट की बात कैसे, कंट्री की मैनेजमेंट की जीडीपी के बारे में बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, सेविंग्स एंड इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सारा कंट्री लेवल पे हो गया, इंडिया लेवल पे हो गया, ठीक है। और अगर हम फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो सारे कौन से लेवल पे हो गए, इंटरनेशनल लेवल पे हो गए, ठीक है बच्चों। चलो एक कंसेप्ट करते हैं छोटा सा, एक छोटा सा कंसेप्ट कराता हूं आपको। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अब हम इकोनॉमी में रह रहे हैं तो इकोनॉमी में कोई ना कोई समस्या तो होगी। मैं बेटा प्रॉब्लम एक ही है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, बेटा मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था 10,000 रुपीज़ वाला, उसके अंदर भी क्या था, आपके पास चॉइस थी कि आप कहाँ पे खर्चा करोगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या कहती है, ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहती है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। आपने देखा मेरे तो खर्चे कुछ भी हो सकते हैं, 10,000 रुपये में मेरे को जो मन करेगा मैं वो खर्च करना चाहूँगा ही चाहूँगा। मैं ये थोड़ी कहूँगा बस यार रेंट दे दो हो गया, मैं ये चाहूँगा अच्छा खाना भी चाहूँगा, अच्छा पहनना भी चाहूँगा, महंगी महंगी घड़ियाँ भी चाहूँगा, मोबाइल फ़ोन भी चाहूँगा, लैपटॉप भी चाहूँगा, मैं चाहूँगा 10,000 में मैं हर कुछ कर लूँ, बट ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। क्यों मुमकिन नहीं है, वांट्स तो अनलिमिटेड है पर मुमकिन क्यों नहीं है, मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, ₹10,000 ही है, और खर्चे लिस्ट हमारी इतनी लंबी है, लिस्ट तो एकदम बहुत सारी लंबी है हमारी, ठीक है। रिसोर्सेज हमारे पास कम है, ठीक है। और तीसरी बात लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिस्ट इतनी लंबी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें से चॉइस करना पड़ेगा, ठीक है। हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, चॉइस। तो चॉइस मतलब ऑल्टरनेटिव यूजेस, हर रिसोर्स के क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस है। अब इस 10,000 को मैं कहीं भी लगा सकता हूँ, कहीं भी लगा सकता हूँ, ठीक है बच्चों। चल ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, ऑल्टरनेटिव यूजेस है, यही हमारी क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है बच्चों। चलो अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। सर क्या फैक्ट बताओगे, बच्चों हमारी जो कंट्री है इंडिया, इसकी हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, ठीक है, और इसकी हम एरिया की बात करते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया की जो पोजीशन है, ठीक है, वो हमारी सेकंड नंबर की है, ठीक है। और एरिया की जो बात करें तो वो है हमारी 7th नंबर की, ठीक है बच्चों। ये बात तो सही है सर, लेकिन समझने वाली बात क्या है कि जो हमारी पॉपुलेशन है लगभग 132 करोड़, मैं बात करूंगा इंडिया की, 132 करोड़, इसका जो शेयर है वो है 17% ऑफ टोटल पॉपुलेशन,
17% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। सर मतलब अगर 100 बंदे हैं, 100 में से 17 बंदे तो इंडियन ही हैं। हाँ बच्चों, 17% इंडिया का है, 18% चाइना का है। ठीक है, हम कट टू कट चल रहे हैं चाइना से। ठीक है बच्चों, अब एरिया की बात करें तो जो एरिया है उसका शेयर कितना है? अब उसका शेयर है 2.4% ऑफ टोटल एरिया। 2.4%, मतलब इंडिया की जो एरिया है वो सिर्फ 2.4% है आउट ऑफ टोटल वर्ल्ड लैंड। ठीक है, और पॉपुलेशन 17%। सर ये तो बहुत नाइंसाफी है। हाँ बच्चों, अब एक बात और बताऊंगा आपको, हैरान हो जाओगे आप। अब इंडिया की बात करी, अब हम अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका जो है उसका जो शेयर है, ठीक है, उसका जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की बात करूंगा मैं, उसका जो पॉपुलेशन है कितना है? उसकी पॉपुलेशन जो है वो है 33 करोड़। पॉपुलेशन कितनी है? 33 करोड़। ठीक है, इंडिया की 132 करोड़, या मैं कह लो 132 पॉइंट कुछ है तो 133 करोड़, और यूएसए की, अमेरिका की सिर्फ 33 करोड़। मीन्स वी आर 100 करोड़ मोर देन अमेरिका's पॉपुलेशन। इतना ज़्यादा वाइड डिफरेंस है इंडिया और अमेरिका की पॉपुलेशन। ठीक है बच्चों, अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ? सर ये फैक्ट्स हमें क्यों बता रहे हो? ये फैक्ट्स बच्चों इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपको ये बता रहा है कि हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा है, इसके कंपैरेटिवली जो हमारे रिसोर्स हैं, जो रिसोर्स हैं वो बहुत ही कम है, या कहूँ स्मॉल। ठीक है, और अमेरिका की बात करूं तो मुकाबले में रिसोर्सेज इसके पास ज़्यादा है, मोर। इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, रिसोर्स कम है। अमेरिका की पॉपुलेशन कम है, रिसोर्स ज़्यादा है। सर तो ये कहना क्या चाहते हो आप? क्लियर कट बताओ। क्लियर कट बेटा एक बात ये बतानी है मुझे, क्लियर कट बात एक ही बतानी है कि चाहे वो इंडिया हो चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो डेवलपिंग नेशन हो, चाहे वो अमेरिका हो डेवलप नेशन हो, जो ये प्रॉब्लम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये यूनिवर्सल है। ये यूनिवर्सल है, ये हर कंट्री पे लागू होती है, चाहे वो कितना भी डेवलप्ड नेशन क्यों ना हो, उस पर ये लागू होगी। चाहे कोई भी कितना अंडर डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, डेवलप्ड हो, हर नेशन में ये प्रॉब्लम कंपल्सरी है। इसलिए ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक कंट्री में राइज होगी ही होगी, क्योंकि चाहे कितना भी कर लो रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रहेंगे, और जो वांट्स हैं, इच्छाएं हैं, वो कभी भी कम नहीं हो सकती, वो हमेशा बढ़ती ही रहती है। तो वी कैन से डेट कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज इन ऑल द कंट्रीज, वेदर इट इज डेवलप्ड कंट्री और वेदर इट इज डेवलपिंग कंट्री। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन अगर आपको आ जाए कि एक डेवलप्ड कंट्री में क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज नहीं हो सकती, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, हर कंट्री में इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होगी, चाहे वो डेवलप्ड हो चाहे वो अंडर डेवलप्ड हो। ठीक है बच्चों, चलिए हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स।
डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स हमारी टोटल 4 है। क्या सर? 4 डेफिनेशन याद करनी है हमें? हाँ बच्चों, 4 डेफिनेशन है। पहले उसके नाम की बात करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन वेल्थ डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन थर्ड स्कैरसिटी डेफिनेशन एंड फोर्थ ग्रोथ डेफिनेशन। 4 डेफिनेशन हमारी। फर्स्ट वेल्थ डेफिनेशन, सेकंड वेलफेयर डेफिनेशन, थर्ड स्कैरसिटी डेफिनेशन एंड फोर्थ वन इज ग्रोथ डेफिनेशन। ठीक है बच्चों? वेल्थ डेफिनेशन किसने दी थी? बच्चों वेल्थ डेफिनेशन जो दी थी वो दी थी एडम स्मिथ ने। किसने दी थी बच्चों? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ जो थे वो थे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है बच्चों? इनका दूसरा नाम था फादर ऑफ कैपिटलिज्म। फादर ऑफ कैपिटलिज्म। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है उन्हें, और उन्हें फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी कहा जाता है। फादर क्यों? क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही डेफिनेशन दी थी, सबसे पहले इकोनॉमिस्ट वही थे। ठीक है, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, उन्होंने फोकस किस पे किया? उनके लिए जो इकोनॉमिक्स था वो क्या था? पैसा, वेल्थ, एसेट्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स का मतलब उन्होंने वेल्थ से समझा। ठीक है, फिर जो सेकंड आया हमारे वेलफेयर डेफिनेशन दी जिन्होंने, किसने? एल्फ्रेड मार्शल। किसने दी? एल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है बच्चों, एल्फ्रेड मार्शल ने दी। एल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में चेंज लेके आए। उन्होंने कहा, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? इकोनॉमिक्स सिर्फ वेल्थ के लिए नहीं होता, इकोनॉमिक्स होता है हमारी भलाई के लिए, हमारे लोगों की भलाई के लिए, इंडिविजुअल की भलाई के लिए, कंट्री की भलाई के लिए। ठीक है, तो उन्होंने फोकस किस पे किया? वेलफेयर पे, इंक्रीज इन वेलफेयर। ठीक है बच्चों, तो सबसे फर्स्ट वेल्थ डेफिनेशन गिवन बाय एडम स्मिथ, सेकंड वन वेलफेयर डेफिनेशन गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है बच्चों, थर्ड डेफिनेशन जो स्कैरसिटी की डेफिनेशन है वो किसने दी? स्कैरसिटी की डेफिनेशन जो दी वो दी हमारी चार्ल्स रॉबिन्स ने। किसने दी? चार्ल्स रॉबिन्स ने। ठीक है बच्चों, स्कैरसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय स्कैरसिटी? ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि स्कैरसिटी का मीनिंग क्या होता है भाई। स्कैरसिटी मीन्स क्या होता है? स्कैरसिटी का मतलब, स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी। अगर हम हिंदी में से बात करें तो इसका मतलब होता है कमी। ठीक है, स्कैरसिटी मीन्स शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेस इन रिलेशन टू ह्यूमन वॉन्ट्स। ठीक है बच्चों, खर्चा हमें करना है 50,000 का, लेकिन है हमारे पास सिर्फ 10,000। ठीक है, तो रिसोर्सेज हमारे शॉर्ट है, रिसोर्सेज सिर्फ 10,000 है, और वॉन्ट्स हम 50,000 के करना चाहते हैं। इसी शॉर्टेज को, ये जो 40,000 का शॉर्टेज आ रहा है, 40,000 का जो शॉर्टेज है, इसे ही हम क्या बोलते हैं?
स्कैरसिटी। ठीक है, तो चार्ल्स रॉबिन्स ने जो डेफिनेशन दी वो दी आपके स्कैरसिटी से रिलेटेड, कि जो इकोनॉमिक्स है वो हमारी स्कैरसिटी से मिलती है। ठीक है बच्चों, इन्होंने वेल्थ के हिसाब से दी डेफिनेशन, इन्होंने वेलफेयर के हिसाब से, इन्होंने स्कैरसिटी के हिसाब से। और लास्ट डेफिनेशन जो ग्रोथ की डेफिनेशन थी वो किसने दी है? वो हमारी दी है पॉल सैमुएल्सन ने। पॉल सैमुएल्सन। ठीक है बच्चों, किसने दी है डेफिनेशन? हमारी पॉल सैमुएल्सन ने। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला कि जो इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ प्रेजेंट से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ वेल्थ से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ वेलफेयर से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ स्कैरसिटी से रिलेटेड नहीं है। जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर से रिलेटेड है। प्रेजेंट की जो रिसोर्सेज हैं उसकी अवेलेबिलिटी के साथ उस रिसोर्सेज का फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल करना है उससे रिलेटेड है। जो हम इकोनॉमिक्स का यूज़ कर रहे हैं वो फ्यूचर में उसका ग्रोथ पे इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा उससे रिलेटेड है। तो जो पॉल सैमुएल्सन डेफिनेशन थी वो बहुत ही वाइड दी। ठीक है, उन्होंने जो डेफिनेशन दी उसमें सब चीज़ें कवर हो गई। उन्होंने प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर को भी अकाउंट कर लिया ग्रोथ से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, तो ये 4 डेफिनेशन हो गई। इसके ऊपर आपका एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, बताओ हु वाज द फादर ऑफ कैपिटलिज्म? 4 आपको ऑप्शन दे दिए, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शन, चार्ल्स रॉबिन्स या पॉल सैमुएल्सन। आप बता दोगे एडम स्मिथ। आपको कोई एक डेफिनेशन दे दी, ठीक है, दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय, 4 ऑप्शन दे दिए, आप उसमें से बता दोगे कौन सा वाला सही है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी 4 डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। मैंने नोट्स में आपको डेफिनेशन गिवन होगी, उसको लाइन बाय लाइन आपको रीड करना है। ठीक है बच्चों, चल तो हमने क्या पढ़ा? इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन क्या कहाँ से हुई, ठीक है, हमारी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्या होती है। क्या वो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो सिर्फ हमारी कंट्री में है या वो हर कंट्री में होती है? वो हर कंट्री लेवल पे है, चाहे वो डेवलप्ड नेशन हो चाहे वो डेवलपिंग नेशन हो। तो वो यूनिवर्सल लॉ है हमारा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। फर्स्ट हम उसका रिवीजन करेंगे जो भी हमने आज की क्लास में पढ़ा, उसके बाद अपना नया टॉपिक करेंगे। ओके बच्चों, बाय।